हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर रसप्रीत कौर है। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया कि ये किसके साथ डील करता है एक्ट, ठीक है, कौन से सेक्शंस इसके अंदर कवर होते हैं। तो आज हम कुछ डेफिनेशंस कवर करते हैं कि जो इस एक्ट के अंदर बताई गई हैं, यूज करे गए हैं वर्ड्स, तो आपको उनका प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे अबाउट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 2A। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं कि मतलब जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट किसके पास लेके जाना है, कौन सी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो देखो, कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ के लिए स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर 26 इंडस्ट्रीज स्पेसिफाई करी गई हैं कि ये 26 इंडस्ट्रीज जो हैं, अगर इन इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेके जाना है। अगर इन 26 इंडस्ट्रीज के अलावा किसी भी और तरह की इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होता है तो वो किसके पास लेके जाना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो कुछ को मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ज्यादा नहीं ली, जैसे कि LIC, ये किसके पास जानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये किसके पास जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, या माइन एटसेट्रा। तो ये 4-5 मैंने लिए हैं। अदरवाइज आपकी बुक्स में 26 इंडस्ट्रीज गिवन है कि अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। तो इसका मतलब इन इंडस्ट्रीज के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन 26 के अलावा अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। अब आती है सेकंड डेफिनेशन, एवरेज पे, सेक्शन 2A, ठीक है। अब इसको बोलेंगे तो ऐसे ही A, ठीक है। एवरेज पे, एवरेज पे में कहते हैं, इसमें बताया गया है कि एवरेज पे को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज पे, इसके अंदर कहते हैं कि जब भी किसी भी वर्कर को आपने रिट्रेंच करते टाइम कंपनसेट करना है, रिट्रेंच मतलब होता है निकालना, तो रिट्रेंच करते टाइम अगर आपने कंपनसेट करना है, ठीक है, तो उसको एवरेज पे जो है वो देनी होती है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 अलग अलग तरह के जो है वर्कमैन होते हैं। पहली बात तो वो आपको पता होनी चाहिए। पहला होता है जिसको मंथली पेमेंट की जाती है, दूसरा होता है जिसको वीकली पेमेंट की जाती है, और तीसरा होता है जिसको डेली बेसिस पे पेमेंट की जाती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से वर्कमैन की रिट्रेंचमेंट की बात कर रहे हो, मंथली वाला, वीकली वाला कि डेली वाला, क्योंकि इन तीनों ही केसेस में अलग अलग तरह से एवरेज पे निकाली जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंथली पेड वर्कर की, ठीक है, तो जिसको मंथली पे किया जाता है उसके केस में एवरेज पे कैसे निकालनी है, पिछले 3 महीने का टोटल लेना है। वेजेस पेड फॉर 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, ठीक है। तो 3 महीनों की पे की एवरेज निकालनी है, वो उसे पे करनी होती है। अगर वीकली वाले को रिट्रेंच कर रहे हो तो वीकली वाले की कितनी लेनी है, वेजेस पेड फॉर 4 कंप्लीट वीक्स, मतलब 1 मंथ हो गया ना एक तरह से, ठीक है। तो अगर वीकली उसको वेजेस पे की जाती है तो पिछले 4 हफ्तों की वेजेस की एवरेज लेनी है। और अगर डेली वाले की बात कर रहे हो, डेली बेसिस पे जिसको वेजेस पे की जाती है, उसको रिट्रेंच करने की बात की जा रही है, तो एवरेज लेनी है वेजेस पेड फॉर 12 फुल वर्किंग डेज, पूरे 12 दिन, ठीक है, वर्किंग डेज, उसकी एवरेज लेनी है। तो क्लियर हो गया। अगर मंथली वाले है तो पिछले 3 महीनों की एवरेज लेनी है, अगर वीकली वाला है तो पिछले 4 हफ्तों की एवरेज लेनी है, अगर डेली वाला है तो पिछले 12 फुल वर्किंग डेज की एवरेज लेनी होती है। क्लियर हो गया। अब आती है थर्ड डेफिनेशन अवार्ड की, सेक्शन 2B। तो काफी जगह आपको वर्ड लिखा हुआ मिलेगा अवार्ड। अवार्ड का मतलब क्या होता है, पहली बात तो अवार्ड जो है वो इंटरिम हो सकता है और फाइनल हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, इंटरिम का मतलब है कि अगर जो वर्कर को रिलैक्सेशन मिली है वो प्रोविजनल या टेम्परेरी है, जो उसको रिलीफ मिला है वो भी टेम्परेरी है या प्रोविजनल है। तो फाइनल का क्या मतलब हो गया, फाइनल का मतलब हो गया फाइनल डिसीजन, मतलब वन वे और दी अदर, किसी भी एक पार्टी के हक में डिसीजन सुनाया जा चुका है। डिसीजन सुनाता कौन है, मतलब कोई भी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जब अपना फैसला सुना देते हैं, ठीक है,
चाहे वो ग्रांट कर रहे हैं, चाहे ग्रांट करने से रिफ्यूज कर रहे हैं। फैसला तो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब दे आर ग्रांटिंग, नेगेटिव मतलब दे आर नॉट ग्रांटिंग, ठीक है, एनीथिंग टू द वर्कर। तो मतलब जो रिलीफ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो ग्रांट कर भी सकते हैं, नहीं भी ग्रांट कर सकते, तो उसको बोला जाता है अवार्ड। तो इसका मतलब कि कोई भी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जब अपना फैसला सुनाती है, अगर वो फैसला टेम्परेरी है तो उसे इंटरिम अवार्ड बोला जाता है, अगर वो फैसला फाइनल है तो उसे फाइनल अवार्ड बोला जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये जो फैसला वो सुनाती है जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव हो, वो ग्रांट कर भी सकती है रिलीफ या रिफ्यूज भी कर सकती है रिलीफ ग्रांट करने से, पर जो भी मिल रहा है वर्कर को, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अवार्ड। अवार्ड क्लियर हो गया। फिर हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन आती है बैंकिंग कंपनी सेक्शन 2B बी, बैंकिंग कंपनी सेक्शन 2B। देखो इसके अंदर कहते हैं बैंकिंग कंपनी कौन सी फॉल होती है, जो कि दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस एक्ट के अंदर बैंकिंग कंपनी का मतलब है कि वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है कि वो जो बैंकिंग कंपनी है वो इट शुड बी बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। तो आपको पता ही है बैंकिंग कंपनीज एक्ट बना हुआ है 1949, ठीक है। तो उसके सेक्शन 5 के अंडर जो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि कोई भी कंपनी, बैंकिंग कंपनी अगर उस एक्ट की सेक्शन 5 की डेफिनेशन को मीट कर रही है तो वो इस डेफिनेशन के अंदर कवर हो सकती है। दूसरी क्या है, उस बैंकिंग कंपनी की जो ब्रांच है या एस्टैब्लिशमेंट है वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में होनी चाहिए, इट शुड बी मोर देन वन स्टेट। तो ये दो कंडीशंस हैं। क्लियर हो गया। कहते फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव बीन स्पेसिफिकली इंक्लूडेड, इन्होंने स्पेसिफिकली नेम दे रखे हैं कि कौन कौन सी इस सेक्शन के अंडर इंक्लूड होती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जिम बैंक, राइट। फिर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959 के अंदर जितनी भी सब्सिडरीज आती हैं वो सभी इस बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन के अंदर कवर होती हैं। क्लियर हो गया। फिर दो आपको पता है, अभी हमने एक बात करी कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 कहते नो डाउट ऑलमोस्ट बैंकिंग कंपनीज के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, दैट इज बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली वो वाली आती हैं बैंकिंग कंपनीज जिनके ऑपरेशंस मोर देन वन स्टेट में रन किए जा रहे हैं। समझो इस बात को कि उनकी जो ब्रांचेस हैं या एस्टैब्लिशमेंट्स हैं अगर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में है उतने ही डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए वो जो कंपनी है जिसके जो एस्टैब्लिशमेंट या ब्रांचेस एक स्टेट से ज्यादा में है तो वो इसकी डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं, बैंकिंग कंपनी सेक्शन 2B। क्लियर हो गया। फिर क्या कहते हैं, दैट हैव बीन ब्रॉट विद इन द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। वही बात अगेन कि जो जिनके ऑपरेशंस जो है बियॉन्ड वन स्टेट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं। सो फिफ्थ वन इज क्लोजर। क्लोज अप नहीं, क्लोजर, ऐड मत याद करो, ठीक है। क्लोजर का मतलब क्या होता है, परमानेंटली बंद होना किसी चीज का, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। सिंपल मीनिंग, जो आपको क्लोजर का मतलब पता है, किसी चीज का परमानेंटली क्लोज होना, ठीक है। फिर हमारे पास आती है एम्प्लॉयर, सेक्शन 2G। एम्प्लॉयर बहुत पढ़ चुके हो एम्प्लॉयर, अब इसको डिफाइन करना जरूरी है क्या, फिर भी चलो। कहते हैं कि किसी भी एक्ट के अंदर या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर का जो बेसिक मीनिंग है वो नहीं बताया गया, डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन फिर भी अगर हम ऑर्डिनरी मीनिंग में बात करें तो एम्प्लॉयर होता कौन है, वो पर्सन हु एम्प्लॉयज समवन टू डू वर्क फॉर हिम, ठीक है। वो पर्सन जो किसी दूसरे को एम्प्लॉय कर रहा है अपने काम के लिए, उसे हम कह देते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। When an industry is carried on by the central government or state government, obviously अगर इंडस्ट्री कौन चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉयर कौन होगा, वही प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। मतलब
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है तो फिर एम्प्लॉयर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट चला रही है तो एम्प्लॉयर कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अगर कहीं पे इस तरह की कोई अथॉरिटी प्रिस्क्राइब नहीं है तो फिर जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वही एम्प्लॉयर माना जाएगा। क्लियर हो गया? फिर क्या कहते हैं, इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी अपनी कोई चला रही है कंपनी या लाइक दिस, ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो जो भी उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा ना, उसी को एम्प्लॉयर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। क्लियर हो गया? फिर 7th डेफिनेशन हमारे पास आती है इंडिपेंडेंट, सेक्शन 2I। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कहते हैं इसके अंदर उस पर्सन को एज इंडिपेंडेंट अपॉइंट किया जाता है एज चेयरमैन और मेंबर ऑफ द कॉन्सिलिएशन बोर्ड और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल। मतलब एक पर्सन, आगे देखो पहले, एक पर्सन इंडिपेंडेंट तभी माना जाएगा अगर वो अनकनेक्टेड है विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसका कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के साथ, और तो और ना ही वो डायरेक्टली इफेक्टेड है उस डिस्प्यूट के साथ। मतलब इंडिपेंडेंट किसको कहा गया है? जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है उस डिस्प्यूट के साथ, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट को अपॉइंट किया जा सकता है एज चेयरमैन, एज मेंबर ऑफ द कॉन्सिलिएशन बोर्ड, एज मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एज मेंबर ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, एज मेंबर ऑफ द लेबर कोर्ट्स एंड एज मेंबर ऑफ द नेशनल ट्रिब्यूनल। होपफुली समझ आ गया आपको। ठीक है, आगे चलें। फिर हमारे पास आती है इंडस्ट्री। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर डूइंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन ध्यान से सुनने वाली है, और इंडस्ट्री की डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई बार शॉर्ट में भी आ जाती है, तो ये जो है ध्यान से सुनना। कवर होती है सेक्शन 2(2). क्लियर? इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर इंडस्ट्री का जो मीनिंग है वो बहुत बार चेंज हुआ, काफी बार अमेंड हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद एक बार अमेंड हुआ इन 1982, तो फाइनली एक न्यू डेफिनेशन मिली इंडस्ट्री की, जिसके अंदर कहते हैं कोई भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी जो कि कैरी ऑन की जा रही है बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन। कोई भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी विच इज कैरिड ऑन बाय द कॉर्पोरेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन, ठीक है, चाहे उस वर्कमैन को डायरेक्टली अपॉइंट किया गया है, चाहे थ्रू एनी एजेंसी with a view to satisfy human wants or wishes। चाहे एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली उसको अपॉइंट किया है, चाहे किसी एजेंसी के थ्रू उसको अपॉइंट किया गया है, और वो किस चीज के लिए काम कर रहा है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और विशेस। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये वो विशेस की बात नहीं कर रहे विच इज प्योरली रिलेटेड टू रिलीजियस टर्म्स। ठीक है। तो ये कौन सी विशेस और वांट्स की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमी को सेटिस्फाई करने के लिए की जा रही है। मतलब कोई ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि इकोनॉमी की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। आगे क्या कहते हैं, वेदर और नॉट, चाहे एम्प्लॉयर ने कोई कैपिटल इन्वेस्ट करी है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी, चाहे नहीं करी। ठीक है। चाहे कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी है चाहे नहीं करी, लेकिन वो एक्टिविटी किस लिए कंडक्ट की जा रही है, विद द मोटिव टू मेक एनी गेन और प्रॉफिट। वो इसलिए कंडक्ट कर रहा है ताकि उसे या तो प्रॉफिट हो या गेन हो, राइट। और उस कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड कर रही है ये, एनी एक्टिविटी ऑफ द डॉक लेबर बोर्ड एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 5A ऑफ द डॉक वर्कर्स एक्ट 1948। अब पहले तो ये समझो डॉक वर्कर्स कौन होते हैं। पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन द पोर्ट, जहां पे शिप्स की लोडिंग अनलोडिंग की जाती है उसे डॉक कहा जाता है। ठीक है। तो जहां पे शिप्स की लोडिंग अनलोडिंग की जाती है वहां पे जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब वो एक्टिविटीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, राइट। अगर वो एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड हैं तो उसे भी हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। और कहते हैं कोई भी एक्टिविटी जो कि की जा रही है फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स और बिजनेस और बोथ। ठीक है। सेल्स को प्रमोट करने के लिए वो एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है, या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, या दोनों चीजों को प्रमोट करने के लिए वो एक्टिविटी की जा रही है, तो वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आती है। लेकिन रेड में हाईलाइटेड किया है मैंने, बट डज नॉट इंक्लूड। क्या नहीं इंक्लूड करती?
कोई भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आता। फिर से एक वर्ड आ गया एक्सेप्ट, लेकिन आ भी सकता है। कौन सा? Where such agriculture operation is carried on in an integrated manner with any other activity। अगर कहीं पे एग्रीकल्चर ऑपरेशन किसी और एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट करके किया जा रहा है, और जिस एक्टिविटी के साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इंटीग्रेट किया गया है वो एक्टिविटी प्रीडोमिनेंट है, मतलब मेन एलिमेंट है। लाइक जो एक्टिविटी अलग से की जा रही है वो मेन है, और उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ रही है, तो उसको इंडस्ट्री ही कंसिडर किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे क्या कहते? कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डिस्पेंसरी इसका पार्ट नहीं हो सकती। कोई भी एजुकेशनल, साइंटिफिक, रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इसका पार्ट नहीं हो सकती। जो भी मैंने रेड में लिखा है वो इसका पार्ट नहीं हो सकते, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि मैनेज कर रहे होली या सब्सटेंशियली चैरिटेबल पर्पस के लिए या सोशल पर्पस के लिए या फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज, फिलैंथ्रोपिक होता है कि लोगों की वेलफेयर के लिए वो सर्विसेज कंडक्ट की जा रही है, तो वो भी इंडस्ट्री नहीं हो सकती। अगर खादी और विलेज इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कवर नहीं होती, ठीक है। फिर सारी की सारी एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, और डील किसके साथ कर रही है? डिफेंस, रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस एटसेट्रा, तो वो भी इस डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होता। कोई भी डोमेस्टिक सर्विस कर रही है तो भी कवर नहीं होता, या कोई भी एक्टिविटी बीइंग अ प्रोफेशन प्रैक्टिस्ड बाय एन इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी एक्टिविटी इंडिविजुअल या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कितने लोग हैं? लेस देन 10, तो वो इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आती। और कोई भी एक्टिविटी कैरिड ऑन की जा रही है बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन उसमें भी नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड आर लेस देन 10, तो वो भी इसका पार्ट नहीं है। क्लियर होगी आपको इंडस्ट्री की डेफिनेशन? तो ये है इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स सेक्शन 2K। डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? झगड़े। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है, कहते हैं उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहली बात, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस और डिस्प्यूट कब होता है? झगड़ा। जब दो लोगों की सोच में फर्क आ जाता है तब झगड़ा होता है। लाइक फॉर सेक मदर फादर कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो, तो अगर आप दोनों की सोच मैच नहीं करती तो घर में झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस और डिस्प्यूट। पहली बात तो कोई डिफरेंस होना चाहिए सोच में, या कोई झगड़ा होना चाहिए। वो डिस्प्यूट किस किस में हो सकता है? एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, और वर्कमैन के बीच में भी झगड़ा हो सकता है, ठीक है। और वो डिस्प्यूट या वो झगड़ा किससे कनेक्टेड हो सकता है? पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड भी हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड भी हो सकता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये क्या, ये रूल मैं नहीं मानता, ये क्या लिख दिया। अब जैसे कॉलेज में आप लोग कहते हो ना, फोन नहीं ऑपरेट कर सकते, ये क्या टर्म है, हम नहीं मानते, तो ये क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया ना। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। फिर कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ ईच पर्सन, कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनकी क्या कंडीशन हो रही है, प्रॉपर उनकी सेफ्टी, वेलफेयर, हेल्थ फैसिलिटीज का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, तो कंडीशंस को लेके भी झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कवर होता है डिस्प्यूट की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। सो डिस्प्यूट शुड रिलेट टू एन इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी बात, जो भी झगड़ा है वो रिलेटेड किसके साथ होना चाहिए? जो भी अभी अभी आपने इंडस्ट्री की डेफिनेशन करी 2J के अंदर, ठीक है, उसी इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर जो एक्टिविटीज आती हैं उनसे रिलेटेड ही डिस्प्यूट होना चाहिए, तो ही वो इस एक्ट के अंदर कवर होगा। तो 10th हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग सेक्शन 2KA। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही हैं, सेवरल एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन, और उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा एक्टिविटी किसके साथ कनेक्ट करती है? इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करती है। तो क्या करेंगे
कि अगर स्पेसिफिकली वो यूनिट सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट तो उसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। और अलग किए हुए यूनिट को क्या माना जाएगा, सच यूनिट शैल बी डीम्ड टू बी अ सेपरेट इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग। समझ गए कि एक इंडस्ट्री के अंदर, एक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारी सेवरल एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही हैं, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा जो है वो इंडस्ट्री वाली एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही हैं। तो अगर वो स्पेसिफिक यूनिट सेपरेट कर सकते हैं हम फ्रॉम द इंटायर एस्टैब्लिशमेंट तो सिर्फ सेपरेटेड यूनिट को इंडस्ट्री माना जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी है, मतलब एक से ज्यादा एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है और जिसके अंदर प्रीडोमिनेंट मतलब मेन एक्टिविटी जो है, ठीक है, वो हम अलग नहीं कर सकते दूसरी एक्टिविटी के साथ, we cannot separate the two activities, is not separable from, ठीक है। तो मतलब लाइक यूनिट के अंदर दो एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही हैं, जो प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी है वो इंडस्ट्री वाली है लेकिन दूसरी इंडस्ट्री वाली नहीं है, और हम उनको डिटैच नहीं कर सकते, तो सेपरेट नहीं कर सकते, तो पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट को या अंडरटेकिंग को क्या माना जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग। तो सिंपल सी बात है, अगर आप डिटैच कर सकते हो उस यूनिट को, स्पेसिफिक यूनिट को, तो फिर वो यूनिट ही इंडस्ट्री माना जाएगा। अगर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी है लेकिन दूसरी एक्टिविटी जो है जो उसके साथ परफॉर्म की जा रही है वो डिटैच नहीं की जा सकती, तो पूरी एस्टैब्लिशमेंट को हम इंडस्ट्री मानेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 10 डेफिनेशन। फर्दर डेफिनेशंस आर देयर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो होपफुली आपको ये 10 वीडियोस 10 डेफिनेशंस अच्छे से समझ लग गई होगी। इंडस्ट्री की डेफिनेशन बेटा जरूर कवर करनी है आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। सो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।